शाम का समय, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। मम्मी जी, आज तो बारिश ने पूरा मौसम ही बदल दिया, कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल दीदी, और आज तो आपने गोभी के पराठे बनवाकर मौसम में 4 चांद लगा दिए। अरे भाई, बारिश हो और गर्मा गर्म गोभी के पराठे ना बने, ऐसा भी कभी होता है क्या? मम्मी, आज तो मैंने भी 4 पराठे खा लिए। और मैंने 5। अब तो रात का खाना भी नहीं चाहिए। हाँ भैया, लगता है आज घर में किसी के पेट में जगह नहीं बची। सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर रीना और काजल भी रसोई समेटने लगती है। सारा काम खत्म हो चुका था, बस थोड़े बर्तन रह गए थे और कुछ आसपास का काम ही था। चलो काजल, अब बस बर्तन धो देते हैं, आज का सारा काम खत्म। हाँ दीदी, आज तो जल्दी आराम मिलेगा। सोच रही हूँ आज जल्दी कमरे में जाकर कोई फिल्म देख लूंगी मोबाइल में। सब कुछ काम खत्म होने ही वाला था कि तभी टिंग टोंग घर की घंटी बजती है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे सोच रहे हो कि इस वक्त घर पर कौन आ सकता है। इस मूसलाधार बारिश में कौन आ गया भाई? वो दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी पूरी तरह भीगे हुए खड़े होते हैं, जो राम प्रकाश जी की उम्र के ही थे। अरे भोला राम, रामू, अरे अंदर आओ, पूरी तरह भीग गए हो भाई। क्या करे भाई, बारिश ने रास्ते में ही पकड़ लिया। और ये मेरा दोस्त नंद किशोर है, इसे भी साथ लिया है। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते वो मस्ते छोड़ो, पहले अंदर आ जाओ। नमस्ते भैया जी। खुश रहो भाभी। अरे कमला, पहचानो इन्हें? अरे ये तो भोले राम भैया है। पूरे 15 साल बाद मिल रहा है। सोचा मिलने चले आते हैं, लेकिन ये बारिश बीच में आ गई। अब इतनी बारिश में कहीं नहीं जाओगे, आज की रात यहीं रुकना है। अरे नहीं, आप लोगों को तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? अपना ही घर समझो, बेटे हैं, बहू है, इतना बड़ा घर है, कोई तकलीफ नहीं होगी। आज रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी बारिश में कहाँ ही जाओगे। हाँ अंकल जी, इतनी बारिश है, आप लोग रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। जब इतनी जिद कर रहे तो रुक ही जाते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत समय हो गया है रामू के साथ वक्त बिताया। चलो, 2 ही तो मेहमान है। हाँ, चाय बना देते हैं। दोनों बहुएं रसोई में चली जाती है। सारा काम तो खत्म हो चुका था, बस अभी 2 ही मेहमान थे, उनके लिए दोनों चाय बना रही थी कि तभी राम प्रकाश जी की आवाज आती है। अरे रीना बेटा। जी पिताजी। जरा इधर आना बेटा, भोला राम को बारिश में गर्मा गर्म गोभी के पराठे बहुत पसंद है। अरे नहीं, अगर तकलीफ हो तो रहने दो। हाँ भाभी जी, सिर्फ 2 पराठे बना दीजिए, बस स्वाद आ जाएगा। अरे तकलीफ कैसी अंकल जी, हम अभी बना देते हैं। कितने अच्छे मेहमान हैं। हाँ, सिर्फ 2 पराठे ही तो मांग रहे। रीना, गोभी बची है ना? जी मम्मी जी, 4-5 पराठे आराम से बन जाएंगे। अरे 4 नहीं, 8 बना लो। हाँ मम्मी जी, वैसे भी 2-2 ही तो खाएंगे। रीना और काजल ने थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म गोभी के पराठे, मक्खन और अचार टेबल पर सजा दिया। अब ये देखकर तो शायद किसी को भी भूख लग जाती। भोला राम और नंद किशोर भी पराठों की खुशबू से टेबल पर खींचे चले आते हैं। लो भाई, शुरू हो जाओ। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। भोला राम जी ने पहला पराठा खत्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शायद बारिश का मौसम है, भूख थोड़ी ज्यादा लग जाती है, कोई बात नहीं। हाँ, बारिश में भीगे भी हुए है ना। लेकिन फिर चौथा, पांचवा, छठा। अब रीना की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। दीदी 6 हो गए। अरे कोई बात नहीं, शायद आज ज्यादा भूख लगी होगी। लेकिन जब 7वां, 8वां, 9वां पराठा खत्म हुआ तो घबराहट बेचैनी में बदल गई थी। दोनों का चेहरा जैसे पीला पड़ रहा था। दीदी ये रुक क्यों नहीं रहे? अब मुझे क्या पता। और उधर नंद किशोर जी भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी एक एक करके 7, 8, 9 पराठे खत्म कर दिए। रीना और काजल अब रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी शादी में खाना परोस रही हो। अरे गोभी तो खत्म हो गई। मम्मी जी, आटा भी बस अब थोड़ा ही बचा है। भाभी जी, अगर एक एक पराठा और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। रीना और काजल ने एक साथ उनकी तरफ देखा, फिर खाली परात की तरफ, और फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रीना और काजल को लगा था मेहमान सिर्फ 2-2 पराठे खाएंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों मेहमान मिलकर 20 पराठों का हिसाब बराबर करने पर तुले थे। अभी तो रात शुरू हुई थी, लेकिन इन दोनों बहुओं को कहाँ पता था कि असली मुसीबत तो अगली सुबह उनका इंतजार कर रही है।
भाभी जी आज तो मजा ही आ गया। इतना बढ़िया गोभी के पराठे हमने सालों बाद खाए हैं। अच्छा लगा आपको? बस यही बात है। देखा कमला, मैं कहता था ना, तुम्हारे हाथ का स्वाद कोई भूल ही नहीं सकता। दीदी स्वाद तो याद रहेगा ही, क्योंकि पूरा राशन जो खत्म कर दिया इन दोनों ने। चुप, पिताजी सुन लेंगे। रात तो जैसे तैसे निकल गई और सब लोग सोने भी चले गए। अगली सुबह बाहर अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। काजल जल्दी उठो। क्यों, क्या हुआ? कहीं मेहमान उठे उससे पहले ही नाश्ता बना लेते हैं, फिर आराम से विदा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी नाश्ता उतनी जल्दी टाटा बाय बाय। दोनों हंसने लगी। अरे रामू, क्या नींद आई है। और बारिश देखो, आज तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे जब तक बारिश रुकती नहीं तुम लोग यहीं आराम करो। दोनों बहुओं ने एक साथ अपना माथा पकड़ लिया। रीना बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो। जी मम्मी जी। क्या बनाऊं? जो जल्दी बन जाए बेटा। चलो आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। टेबल पर आलू की सब्जी, पापड़, अचार सब कुछ रखा था और रोटियों का डब्बा भी कमला ने यही रख दिया था। भाभी जी पहले 4 रोटियां रख दीजिए। जी। 2 मिनट बाद। 4 और दे दीजिएगा। जी। मेरे लिए भी 4 और। दीदी ये तो वार्म अप कर रहे हैं। कुछ देर बाद। बस आखिरी 2 रोटियां और। मेरे लिए भी 2 और बना दो। बस सुबह सुबह ना ज्यादा खाया नहीं जाता है। खाया नहीं जाता? 1 2 3 9 10। दीदी रात को 10 पराठे, सुबह 10 रोटियां। ये लोग इंसान है या आटा पीसने वाली मशीन? मुझे तो इनकी बहुओं पर तरस आ रहा है। कैसे बनाती हूँ कि एक साथ इनके लिए सब कुछ। भाभी जी अब जरा चाय हो जाए। और अगर साथ में 4-5 पकौड़े मिल जाए तो बारिश का मजा दुगना हो जाएगा। दीदी ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? मुझे तो लग रहा है इनका राशन कार्ड भी यही बन जाएगा। नहीं नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो रसोई से बाहर ही नहीं आ पाएंगे और ये बारिश का मौसम भी चला जाएगा। अरे लेकिन क्या करेंगे? आज दोपहर को फिर पराठे बनाएंगे। अरे इनको भगाना है। तुम इन्हें पराठा खिलाकर रोकना चाहती हो क्या? ये क्या बात हुई? इस बार ऐसे मिर्च डालेंगे कि पहला कौर खाते ही कहेंगे, भाभी जी अब हम चलते हैं। यही नारा लगाएंगे दोनों, देखिएगा। वाह, पहली बार तुम्हारा दिमाग सही जगह चला है। रीना और काजल को पूरा भरोसा था इस बार उनकी योजना 100% सफल होगी। इतनी तीखी मिर्च वाले गोभी के पराठे खाने के बाद कोई भी मेहमान दोबारा पराठों का नाम तक नहीं लेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था, जिन 2 लोगों को भगाने की तैयारी हो रही थी उन्हें तो तीखा खाना दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था। और जब दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा तो जो हुआ उसे देखकर रीना और काजल का मुंह खुला का खुला रह गया। काजल, आज तो ये दोनों पहला कौर खाते ही पानी पानी हो जाएंगे, देखना। और दूसरा कौर खाने से पहले कहेंगे, भाभी जी अब हम चलते हैं। वाह, फिर से गोभी के पराठे। लगता है भाभी जी ने दिल जीत लिया हमारा। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। रीना और काजल उनकी तरफ देखने लगी। 1 2 3 सेकंड दोनों बहुएं इंतजार करती रही। अब खांसी आएगी, अब पानी मांगेंगे, अब उठेंगे। लेकिन अचानक, अरे वाह रामू, भाभी जी ने तो आज कमाल कर दिया। क्यों भाई, ये जो तीखापन है ना, बस यही तो असली स्वाद है। भाभी जी, इतने सालों में पहली बार किसी ने हमारी पसंद के पराठे बनाए। रीना और काजल का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों को तीखा इतना पसंद होगा कि ये लोग 10 की जगह और ज्यादा पराठे मांगने लगेंगे। भाभी जी 2 पराठे और बस। और मेरे लिए भी। दीदी हमारी योजना तो उल्टी पड़ गई। उल्टी क्या, इन्होंने तो और तेजी पकड़ ली। दोनों फिर खाने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां भी। दीदी ये लोग मिर्च नहीं खा रहे, ये तो हमारी मेहनत खा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इनके पेट में इंसान वाला पेट नहीं है, पूरा गोदाम बना हुआ है। अरे वाह, फिर से बारिश शुरू हो गई। रामू, एक बात कह। हाँ हाँ बोलो। अब तो तय रहा, जब जब बारिश होगी हम दोनों यहीं आ जाया करेंगे। और नहीं तो क्या, गोभी के पराठे, मक्खन, अचार और तुम्हारा साथ। इससे अच्छा मौसम कहीं नहीं मिलेगा।
ये सुनते ही रीना के हाथ से बेलन गिर गया, काजल के हाथ से आटे का डिब्बा छूट गया। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। दीदी, अगर ये हर बारिश में आ गए तो हमें राशन की दुकान भी घर में खोलनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है अब बारिश से डर लगने लगा है। राम प्रसाद जी खुशी से बोले, अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरे दोनों यार हर बारिश में मेरे साथ होंगे, और जब जब बारिश हो यहीं आना, साथ में गप्पे और चाय का मजा लेंगे। रीना और काजल ने एक साथ अपना सिर पकड़ लिया। तभी अब तक चुप बैठी कमला जी मुस्कुराई। उन्हें अब पता था कि मेहमान को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने बड़े ही हंसते हुए दोनों से कहा, क्या नहीं भैया, जरूर आइए, आप ही का घर है। हैं? मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं? लगता है अब हर बारिश रसोई में ही कटेगी। बस एक छोटी सी शर्त रहेगी। अरे भाभी जी, एक क्या 10 शर्तें मंजूर है। नहीं नहीं, बस छोटी सी बात है। अगली बार जब भी बारिश में आना तो अपने साथ 10 किलो आटा, 5 किलो देसी घी, 4 किलो गोभी, 2 किलो मक्खन, 3 किलो दही, 2 बड़े अचार के डिब्बे और हो सके तो एक गैस का सिलेंडर ले आइएगा बस। जी क्या कहा? अरे भैया, बारिश में बाजार बंद हो जाते ना, सामान जल्दी मिलता नहीं। आप लोग आते हो तो हमें बहुत खुशी होती है, इसीलिए सोचा सामान भी साथ ले आया करो ताकि आपको बार बार पराठे खिलाने में कोई दिक्कत ना हो। भोलाराम जी ने नंद किशोर की तरफ देखा, नंद किशोर ने भोलाराम की तरफ। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। भोलाराम, 10 किलो आटा, 5 किलो घी, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। चुप, चलो बारिश भी कम हो गई है। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो चाय पीकर जाना है। नहीं, याद आया, घर पर बहुत जरूरी काम है। जी बहुत जरूरी है, अभी चलते हैं। दोनों ने 5 मिनट में अपना बैग उठाया, छाता पकड़ा और ऐसी रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागे जैसे कोई उनसे राशन का बिल वसूलने आ गया हो। दोनों के जाते ही रीना और काजल अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मम्मी जी, क्या जवाब दिया आपने? मैंने तो सोचा था अब हर बारिश में ये दोनों यहीं डेरा डालेंगे। अरे बेटा, जो लोग मुफ्त के पराठों पर नजर रखते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पैसा होता है। बस मैंने उसी पर हाथ रख दिया। कमला, आज तो तुमने मेरे दोनों दोस्तों की बारिश हमेशा के लिए छुड़वा दी। पूरा घर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते तो 2 दिन के लिए हैं, लेकिन खाते ऐसे हैं जैसे साल भर का हिसाब बराबर करके जाएंगे। और कुछ सासें ऐसी होती हैं जो बिना किसी झगड़े के सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखकर ऐसे मेहमानों की अगली बारिश ही रद्द कर देती है। आपके घर आते हैं क्या ऐसे मेहमान? हमें बताइएगा जरूर। सुबह का समय है। आरती की शादी के 2 दिन ही बीते हैं। बेडरूम में आरती गहरी नींद में सो रही है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाती हुई उसकी जेठानी पायल अंदर आती है। ओ देवरानी, जल्दी उठो, कितना सोओगी? जाओ जाकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाओ। आरती बिना कुछ बोले चुपचाप बिस्तर से उठती है और रसोई घर में चली जाती है। वो तेजी से चूल्हा जलाती है और पूरे परिवार के लिए चाय और नाश्ता बनाकर ट्रे में सजाकर हॉल में लाती है। हॉल में सास सुनीता और ससुर रमेश आकर सोफे पर बैठते हैं। आरती उन्हें चाय का कप थमाती है। बहू, सबको नाश्ता सर्व करने के बाद जरा मेरे कमरे में आ जाना। मेरा कमरा काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है, उसे अच्छे से व्यवस्थित और साफ कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर आपका कमरा साफ कर देती हूँ। आरती सुनीता के कमरे में जाती है। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और कोने में कचरे का ढेर लगा है। लगता है मम्मी पापा ने काफी दिनों से ये कमरा साफ ही नहीं किया है। आरती झाड़ू उठाकर कमरा साफ करती है, सामान व्यवस्थित करती है और कचरा एक बाल्टी में भरती है। तभी दरवाजे पर उसकी ननद नेहा आकर, भाभी जी, ये चाय का कप लो और इसे भी जाकर धो दो। आरती हैरान होकर उस खाली कप को देखती है और बिना कुछ बोले कप लेकर टेबल पर रख देती है। हॉल में रोहित और उसका बड़ा भाई आलोक ऑफिस के लिए तैयार खड़े हैं। रोहित आरती के पास आता है। आरती, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम किसी बात की टेंशन मत लेना। ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही ननद नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है और जेठानी पायल अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मुड़ती है। देवरानी, सारे जूठे कप और प्लेट साफ करके और किचन को अच्छे से व्यवस्थित करके ही अपने कमरे में जाना, समझी? ठीक है जेठानी जी। दिन बीतते जाते हैं। घर के सभी सदस्य छोटी बहू आरती से ही सारा काम करवाते हैं और उस पर हुक्म चलाने लगते हैं। एक दिन आरती दोपहर में खाना खा रही होती है कि तभी पायल वहां आ धमकती है। अभी तक तुम खाना ही खा रही हो? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, जाओ तुरंत बाजार जाकर दवा ले आओ। जी जेठानी जी, मैं अभी जाकर लाती हूँ। आरती बाजार जाती है और दवा लाकर देती है।
तभी देवर दीपक अपने गंदे जूते लेकर उसके सामने आता है। छोटी भाभी, मेरे जूते बहुत गंदे हो रहे हैं, इन्हें तुरंत साफ कर देना। आरती अपने देवर के जूते को वॉश एरिया में ले जाती है और धोकर बाहर धूप में रख देती है और फिर अपने कमरे में आकर थकी हारी बैठी होती है कि तभी ननद नेहा कमरे में घुसती है। ओ छोटी भाभी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, जरा जाकर उन्हें भी धो दो। आरती जाकर ननद के कपड़े धोती है, फिर रसोई में आती है। पूरा घर और किचन गंदा पड़ा हुआ है। वो पायल के पास जाती है। जेठानी जी, जरा किचन साफ करवा दीजिए ना, बहुत काम फैला है। तुम्हारे होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? देवरानी के होते हुए भला जेठानी काम क्या करेगी? पायल उल्टे आरती से ही पूरा किचन साफ करवा लेती है। आरती बेबसी से अकेली ही सफाई में जुट जाती है। शाम का समय है। आरती अपने कमरे में अकेली उदास बैठी आंसू पोंछ रही है। तभी उसका पति रोहित ऑफिस से लौटता है और आरती को उदास देखकर उसके पास बैठता है। क्या हुआ आरती, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं रोहित, घर के सब लोग मुझ पर ही हुक्म चलाते रहते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। एक काम करो, तुम मम्मी पापा से इस बात की शिकायत करो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। आरती सास ससुर के कमरे के बाहर खड़ी होती है। वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी, ननद और देवर सारा काम मुझसे ही करवाते हैं और मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। ओ छोटी बहू, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे देवर ननद और जेठानी काम करें? काम तो इस घर में तुम ही करोगी ना। सास ससुर आरती की बात को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं। आरती निराश होकर वहां से लौट आती है। कुछ दिनों बाद रोहित ऑफिस से देर से घर लौटता है। वो रसोई में आता है और अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर कहता है, आरती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज जेठानी जी के घर के सारे मेहमान आए हुए थे। घर में मेहमानों की पार्टी चल रही है। आरती, सबको नाश्ता और पानी परोसो। ये हमारी नई नौकरानी है। रोहित गुस्से में आरती की तरफ देखता है। क्या तुमने इस बारे में माँ से दोबारा शिकायत नहीं की? आपके कहने पर मैंने पहले भी की थी और आज भी की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी बड़ी बहू का ही पक्ष लिया। ठीक है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आरती, अब तुम भी इस घर में जैसे को तैसे वाला नियम फॉलो करो। जैसा बर्ताव ये तुम्हारे साथ करते हैं वैसा तुम भी करो। क्या? जैसे को तैसा? हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगली सुबह आरती सोकर उठती है और सीधे जेठानी पायल के कमरे के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। ओ जेठानी, क्या कर रही हो? उठो जल्दी। जेठानी जी, जल्दी उठिए। पायल नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है। क्या है, सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? पहाड़ टूट नहीं पड़ा। चलो जल्दी जाकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाओ और हाँ, मेरे लिए भी बना कर लाना। क्या? ये क्या बदतमीजी आरती? ये कोई बदतमीजी नहीं है। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप वही करो। अच्छा, तेरी इतनी जुबान चलने लगी? पायल जैसे ही आगे बढ़ती है, आरती झट से पायल की चोटी पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए रसोई घर में ले जाती है। मैं इतने दिनों से कुछ बोलती नहीं थी तो मुझे कमजोर मत समझ लेना। मैं शुद्ध देसी घी की खाई पी गांव की लड़की हूँ। अभी एक हाथ में धोबी पिछाड़ लगा दूंगी। ठीक है आरती, छोड़ो मुझे, मैं करती हूँ काम, बनाती हूँ नाश्ता। पायल डर के मारे कांपते हुए आरती के लिए चाय बनाती है। आरती चाय का कप हाथ में लेती है और शान से जाकर हॉल के सोफे पर पैर रखकर बैठ जाती है। तभी सास सुनीता कमरे से बाहर आती है। पायल दौड़कर उसे रो रो कर पूरी बात बताती है। क्यों छोटी बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी जेठानी पर धौंस जमाए? अभी तो मैंने सिर्फ अपनी जेठानी पर ही धौंस जमाई है मम्मी जी। अगर ज्यादा बोलोगी तो आप लोगों पर भी धौंस जमाऊंगी। जाइए, मेरा कमरा गंदा पड़ा है, जाइए जाकर साफ सफाई कीजिए। क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी सास से काम करवाएगी? ये मेरी हिम्मत नहीं, मेरा हुक्म है। जा रही हो या नहीं? ये क्या बदतमीजी है बहू? सुनीता जैसे ही आरती पर हाथ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, आरती लपक कर उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और मरोड़ देती है। मम्मी जी देखिए, ये हाथ उठाने वाली गलती तो बिल्कुल मत करना। तभी रोहित कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आता है, रमेश उसे देखकर। देख रोहित, तेरी पत्नी क्या कर रही है, अपनी सास का हाथ मरोड़ रही है, समझा इसे। पापा जी, मैं क्या ही समझाऊं इसे, घर के अंदरूनी मामलों में मैं बिल्कुल दखल नहीं देता। पति का पूरा समर्थन पाकर आरती का हौसला और बढ़ जाता है। सास सुनीता और ससुर रमेश डर के मारे चुपचाप आरती के कमरे में जाकर झाड़ू पोछा लगाने लगते हैं। तभी नेहा और दीपक वहां से गुजरते हैं। आरती उन पर चिल्लाती है।
सुन लिया तुम दोनों ने? आज का नाश्ता और खाना तुम दोनों ही बनाओगी। आज किसी को कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी, हम कर देते हैं। अब घर का पूरा माहौल बदल चुका है। आरती अपने पति के दम पर पूरे ससुराल पर अपना हुक्म चला रही है। सास ससुर से घर की साफ सफाई करवाती है, जेठानी से नाश्ता बनवाती है, ननद से कपड़े धुलवाती है और देवर से बर्तन साफ करवाती है। एक दिन रमेश और सुनीता कमरे में बैठे होते हैं कि तभी आरती दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ चुपचाप क्या बैठे हो दोनों? जाओ जाकर बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आओ। सास ससुर झोला उठाकर बेबसी से बाजार की तरफ पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में दोनों बहुत परेशान दिखते हैं। ये क्या हो गया सुनीता? हमारी सीधी सादी बहू अचानक इतनी खूंखार कैसे बन गई? ये सब हमारे उस निकम्मे बेटे रोहित की वजह से हो रहा है। वो कुछ बोलता ही नहीं है, इसलिए इसके पर निकल आए हैं। अब इस आफत से हमें कौन बचाएगा? मुझे एक उपाय सूझा है। हमारी छोटी बहू को सिर्फ उसकी मौसी सास सावित्री ही सुधार सकती है। क्या? सावित्री? नहीं नहीं सुनीता, वो तो बहुत खतरनाक औरत है। वो इस घर में कदम नहीं रखनी चाहिए। आप डरिए मत जी, मैं उसे फोन करके सब समझा दूंगी। उससे आरती भी थर-थर कांपेगी। वही इस बहू को ठिकाने लगा सकती है। सास ससुर बाजार से सब्जियां लेकर घर आते हैं। आरती हॉल में सोफे पर आराम से बैठी टीवी देख रही है। छोटी बहू, जाओ और रसोई में जाकर तुरंत सब्जी बना कर लाओ। क्या? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे हुक्म दे रही हैं? हाँ, हिम्मत हमारे साथ खड़ी है। जरा पीछे मुड़कर देखो। दरवाजे से एक भारी भरकम और कड़क मिजाज औरत सावित्री हाथ में छड़ी लिए अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर बहुत घमंड और सख्ती है। क्या बहू, बहुत डरा कर रखा है तुमने अपने ससुराल वालों को। अब मैं आ गई हूँ, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। आरती चुपचाप उठती है और रसोई घर की तरफ बढ़ जाती है। सावित्री भी उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंच जाती है। बहू, ध्यान से सुन ले, मुझे खाने में तीखा बहुत पसंद है, इसलिए सब्जी एकदम तीखी ही बनाना। और हाँ, चावल बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। पूरा परिवार हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठा है। रोहित ऑफिस गया हुआ है। आरती कढ़ाई से गरम गरम सब्जी और दाल चावल लाकर टेबल पर परोसती है। अच्छा, इस मौसी सास को मिर्च ज्यादा पसंद है ना, तो आज मैं सब्जी में इतनी मिर्च डालूंगी कि याद रखेगी। आरती खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर रमेश, सुनीता, जेठानी और ननद सबके कानों से धुआं निकलने लगता है और वे पानी पानी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सावित्री बड़े आराम से मजे ले लेकर खाना खा रही होती है। अरे बाप रे, कितनी खतरनाक, कितनी भयंकर मिर्च डाली है। आह, बहू, सब्जी तो बहुत फीकी बनी है, अगली बार से इसमें थोड़ी और मिर्च डाला कर। अरे मौसी जी, आपको ये सब्जी फीकी लग रही है? इस देवरानी ने तो आधी कटोरी मिर्च भर दी है इसमें। बहू, मेरी तरह मजबूत बन, तभी लोग तुझसे डरेंगे। इस तरह नाजुक कली बनी रहेगी तो कोई तुझसे नहीं डरेगा। सावित्री पूरे घर में घूमकर कोने कोने को देखती है और गुस्से में सुनीता की तरफ मुड़ती है। तुम लोगों का घर कितना गंदा और अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। अरे दीदी, ये सब इस छोटी बहू का काम है। ये हमसे जबरदस्ती काम करवाती है। अब हमारी इस बूढ़ी हड्डियों में दम कहाँ बचा है। अच्छा, ये तुमसे काम करवाती थी। रुको, मैं अभी इसका इलाज करती हूँ। सावित्री आरती के सामने आकर अपनी छड़ी जमीन पर पटकती है। छोटी बहू, सुन ले ध्यान से। अब से घर के सारे काम तू अकेली करेगी। घर की पूरी साफ सफाई अपने हाथों से करेगी और किचन भी चमकाएगी। और अगर काम नहीं किया तो याद रखना, मैं तेरे साथ वही करूंगी जो तू अपनी सास के साथ करती थी। मैं भी शुद्ध देसी घी की खाई पी कड़क औरत हूँ। आरती सावित्री का कड़क रूप देखकर थोड़ा घबरा जाती है। अब आरती बेबस होकर अकेले ही झाड़ू पोछा करने में लग जाती है। सास ससुर, ननद और देवर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं। जेठानी पायल सावित्री के पास बैठकर उसकी मालिश कर रही होती है। मौसी सास, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस देवरानी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा था। हाँ बहू, मुझे क्या पता था कि बहुओं का इलाज सिर्फ उनकी मौसी सास के पास ही है, वरना मैं तो कब का बुला लेता। रात के समय आरती थककर चूर होकर अपने बेडरूम में लेटी हुई है। तभी रोहित ऑफिस से घर आकर, क्या हुआ आरती? तुम आज बहुत ज्यादा थकी हुई और बेहाल लग रही हो। क्या बताऊं रोहित, घर में मेरी मौसी सास आ गई हैं। क्या? मौसी सास? मौसी सास का नाम सुनते ही रोहित का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। तुम इतना डर क्यों रहे हो रोहित? वो बहुत खतरनाक औरत है आरती।
घर वालों ने जरूर तुम्हें सुधारने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया होगा। अच्छा, लेकिन तुम अगर मेरे साथ दोगे ना तो मैं उन्हें भी सुधार दूंगी। ठीक है आरती, जैसे मैं पहले तुम्हारे साथ था वैसे ही अब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम जो करना चाहती हो करो। अगली सुबह आरती रसोई में दूध और खीर बनाने में लगी है। वो चुपचाप डिब्बे से ढेर सारा नमक उठाती है और खीर के पतीले में उड़ेल देती है। दोपहर में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। सावित्री बड़े चाव से खीर का पहला चम्मच मुंह में रखती है। रखते ही वो उल्टी करने जैसी शक्ल बनाती है। अरे ये क्या बदतमीजी है बहू, मेरी खीर में नमक और मिर्च दोनों भर दी है। ओफो बुआ जी, मैं आपके गुस्से और कड़क मिजाज से इतना डर गई थी कि थर-थर काँप रही थी। मुझे चीनी और नमक में फ़र्क ही समझ नहीं आया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा बहू, डर के मारे ऐसा हो क्या? हाँ बुआ जी, सचमुच बहुत डर गई थी आपसे। चल ठीक है, तेरा ये डर मुझे अच्छा लगा। ले एक काम कर, कमरे में मेरे कुछ महंगे कपड़े रखे हैं, जाकर उन्हें हाथ से धो दे अच्छे से। ध्यान रखना, कपड़े बहुत कीमती है, फटे नहीं चाहिए। आरती कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है, लेकिन पानी में डालने से पहले उन कपड़ों पर पक्के रंग का नीला कलर उड़ेल देती है। इसके बाद वो कपड़े धोकर कमरे में लाकर सावित्री को देती है। ये लीजिए मौसी जी, आपके कपड़े। अरे ये तूने क्या कर दिया मेरे कपड़ों का? सत्यानाश कर दिया। इन कपड़ों का सारा रंग उड़ गया और ये कैसे नीले हो गए? मौसी जी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके कपड़ों में से ही ये रंग निकला है। अब मेरी इसमें क्या गलती है? सावित्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चल अब दूसरा काम कर, मेरे जूते लाकर कमरे में व्यवस्थित रख दे। आरती घर से बाहर आती है। सड़क किनारे उसे एक मरा हुआ बड़ा सा केकड़ा मिल जाता है। वो उसे उठाकर चुपचाप सावित्री के जूतों के अंदर डाल देती है और उन्हें लाकर रख देती है। शाम को हॉल में पूरा परिवार बैठा है। सावित्री उठकर बाहर जाने के लिए अपने जूते पहनने लगती है। जैसे ही वो पैर अंदर डालती है, केकड़ा उसके पैर की उंगली दबा लेता है। बाप रे! मारे ये क्या है? जूते के अंदर केकड़ा कहाँ से आ गया? उंगली काट ली मेरी। अरे मौसी जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। कीड़े मकोड़े और केकड़े तो कहीं से भी आ सकते हैं। सावित्री गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में जाती है। आरती मुस्कुराते हुए मेडिकल स्टोर जाने का बहाना करती है। रखिए मौसी जी, अभी आपके इस अकड़ का पक्का इलाज करती हूँ। आरती मेडिकल स्टोर जाती है और वहां से तेज खुजली वाला पाउडर खरीद कर लाती है। वो चुपचाप सावित्री के कमरे में जाकर उसके कपड़ों और बिस्तर पर वो पाउडर छिड़क देती है। अगली सुबह सावित्री अपने कमरे से नहा धोकर बाहर निकलती है। अचानक उसके पूरे शरीर में भयंकर खुजली होने लगती है। वो हॉल में आकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बचाओ! अरे कोई बचाओ! पूरे बदन में आग लग गई है। ये किसने खुजली वाला पाउडर मिला दिया मेरे कपड़ों में? क्या हुआ मौसी जी? इतनी जोर-जोर से क्यों चीख रही हैं? अरे बहू, मेरे पूरे बदन में भयंकर खुजली हो रही है। किसने खुजली वाला पाउडर मिला दिया है? मौसी जी, आपको क्या लगा था कि आप मुझे डरा लेंगी और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? मैं गलत से डरती नहीं हूँ और किसी के सामने छुपती नहीं हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ गलत कर रहे थे, तो मैंने जैसे को तैसा किया और आपके साथ भी वैसा ही किया। ओ छोटी बहू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक अभी तुझे बताती हूँ। सावित्री जैसे ही आरती को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी रोहित तेजी से आगे आता है और आरती के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मौसी जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप उम्र में बड़ी हैं लेकिन आप मेरी पत्नी को एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकती। बेटा रोहित, तू अपनी इस बदतमीज पत्नी का साथ दे रहा है। ये देख क्या कर रही है ये। हाँ मौसी जी, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। शुरू से इस घर में आरती के साथ नाइंसाफी हुई है। ये गांव की थी इसीलिए आप सबने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन इसने सिर झुकाने के बजाय जैसे को तैसा जवाब दिया और बिल्कुल सही किया। रोहित की बातें सुनकर सास सुनीता और रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। बेटा रोहित सही कह रहा है, हमने ही बहू के साथ गलत किया था। सावित्री गुस्सा होकर भड़ास निकालते हुए उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। सावित्री के जाने के बाद आरती मुस्कुराती है। कुछ दिन बीत चुके हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। आरती अब प्यार से पूरे परिवार की सेवा करती है। वो सुबह उठकर सास ससुर को अपने हाथों से चाय देती है और जेठानी पायल के साथ मिलकर रसोई का सारा काम संभालती है। एक दिन डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर शाम का खाना खा रहा है। आरती बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना और तुम्हें कमतर समझकर दबाने की कोशिश की। लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर में तुम्हारी इज्जत हमारी बड़ी बहू के बराबर ही रहेगी। पापा जी, अगर आप लोग पहले ही प्यार से मान जाते तो मुझे ये कड़क रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। चलिए अब सब मिलकर शांति से खाना खाइए।
पूरा परिवार आरती की बात सुनकर मुस्कुरा उठता है। घर में हंसी खुशी और प्यार का माहौल छा जाता है और सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं।